लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोगों ने चेक पढ़ा था, बचत प्रमाण पत्र पढ़ा था। चेक में क्या पढ़ा था? कितने प्रकार के चेक? 3। खुला चेक, बेयरर चेक, क्रॉस। हाँ, खुला चेक था, ओपन चेक और बेयरर चेक था और क्रॉस चेक था। तीनों का डिफिनेशन याद है आप लोगों को? खुला चेक जब पीछे साइन कर देते हैं और अच्छे से कंप्लीट कर दीजिए और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। ऐसे बोलिए, ऐसा चेक जिसमें जो खाता धारक है वो पैसे निकालने के लिए उपभोक्ता को चेक भर के पीछे साइन करके देता है, तब ये खुला चेक होता है, जिसको वो ले जा करके नकदी के रूप में कन्वर्ट करा सकता है। और दूसरा आपका बेयरर चेक होता है, जिसमें खाता धारक होता है उसका पीछे साइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका कोई खास प्रतिनिधि जा करके उसके अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। और तीसरे में क्या था? किसी विशेष संस्था या व्यक्ति के नाम पर चेक दिया जाता है। बिल्कुल, यानी कि किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से वो चेक होगा और वो चेक का जो अमाउंट होगा वो व्यक्ति या संस्था के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वो हाथ में नहीं आएगा, यानी कि वो नकदी के रूप में आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के चेक आप लोगों ने कल पढ़े थे। इसके अलावा आपने पढ़ा था बैंकों के कुछ प्रकार पढ़े थे। कॉल मनी बाजार पढ़ा था आप लोगों ने। कॉल मनी बाजार किसे कहते हैं? कॉल मनी मार्केट, जहाँ मैं पैसे का लेन देन किया या उधार लिया। सभी को कंफर्म है? जहाँ पे एक दिन के लिए पैसे का लेन देन किया जाता है वो कॉल मनी मार्केट कहलाता है। और कॉल रेट क्या होता है? कॉल दर, कॉल दर या कॉल रेट कल पढ़ा है बेटे, ध्यान नहीं? हाँ, एक दिन के लिए मतलब मिनिमम जब एक दिन के लिए कोई ऋण लेने या देने का काम किया जाता है तो उसे कॉल रेट कहते हैं। और आपका और क्या था? हाँ, या कॉल मनी कहते हैं, नोटिस मनी। और क्या था? 2 से 14 दिन के बीच के लिए या 2 से 14 दिनों के बीच के लिए जब पैसे लेन किए जाते हैं तो नोटिस मनी। और टर्म मनी जो मैं 14 दिन से हाँ, जब वो 14 दिन से अधिक के लिए पैसे का लेन देन किया जाता है तब वो क्या कहता है? आपका टर्म मनी कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छे, याद है आप सभी को। बैंक एवं बैंकिंग क्या? बैंक क्या है और बैंकिंग क्या है? बैंक किसे कहते हैं? ऐसा संस्थान, ऐसा वित्तीय संस्थान जहाँ हम पैसे जमा करते, निकालते और ऋण लेते हैं। बहुत अच्छे, ऐसे वित्तीय संस्थान जहाँ पे हम पैसे जमा करते हैं या पैसे निकालते हैं या कहीं पैसे जमा करते हैं और ऋण लेते हैं, तो वो संस्थान आप क्या कहलाती है? बैंक कहलाती है। और वो वित्तीय संस्था जो इस काम को अंजाम देती है, एक लोग से पैसा लेती है और दूसरे को देती है और उससे मुनाफा कमाती है, इसको बैंकिंग, इस प्रोसेस को बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग का इतिहास तो बहुत ही प्राचीन है। सबसे पहला बैंक कहाँ खुला था? कब? 1806। पहला, हाँ 6 पहला जो आपका बैंक खुला था वो कोलकाता में खोला गया था। रीजन, अंग्रेजों ने ही पहला बैंक खोला था कोलकाता में, क्योंकि अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी जो बनी थी वो कौन सा बना था? बंगाल में बना, और बंगाल में ही था आपका कोलकाता। तो पहला बैंक उन्होंने कोलकाता में 1806 में खोला था। दूसरा बैंक मुंबई में खोला था, 1840 में खोला, क्योंकि दूसरे जो उनकी प्रेसिडेंसी बनी जिस पर उनका मजबूत पकड़ हुआ वो था वो मुंबई था। और तीसरा कौन सा बना था? मद्रास। और ये कब बना? 1843 में, क्योंकि उनकी तीसरी प्रेसिडेंसी मद्रास थी। चौथा जो बैंक बना वो कैसे बना था? इन तीनों प्रेसिडेंसियों के बैंकों को मर्ज करके कब बनाया गया? 1921 बनाया गया, नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आगे चल करके
कोई कमीशन बनाया गया था? हाँ हिल्टन यंग कमीशन या इसी को शाही आयोग कहा जाता है। इसका गठन कब किया गया था? 1934 नहीं मिली। कॉपी क्लोज दिमाग में 1925 में बना था हिल्टन यंग कमीशन या शाही आयोग। इसकी अनुशंसा में क्या बनाया गया? किसकी अनुशंसा किया RBI एक्ट कब आया था? 1934 की। RBI एक्ट हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश में 1934 में आया और इसी एक्ट के तहत कब बना RBI? 1 अप्रैल 1935 को RBI को बनाया गया। कैसी संस्था थी ये? क्या पूर्णतः सरकारी थी या पूर्णतः निजी थी या दोनों का सह अस्तित्व था? दोनों का सह अस्तित्व था। गवर्नमेंट के शेयर कम, बाकी निजी लोगों के पैसे ज्यादा लगे थे। बाद में RBI को और मजबूत आधार देने के लिए सरकार ने इसमें क्या परिवर्तन किया? इसको पूरी तरह राष्ट्रीयकरण कर दिया। कब? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इसी 1949 के अधिनियम के तहत कौन से बैंक को RBI के अंडर में कर दिया गया? सारे जो छोटे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कर दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आगे चल के नाम बदल के क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1955 के तहत 1956 में। याद रहेगा ये क्वेश्चन है। SBI का पूर्णतः गठन कब किया गया? 1956 में और 1955 के तहत किया गया था। ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। वाणिज्यिक, इसके बाद हमने बैंकों के प्रकार भी पढ़े थे। साथ ही भी पढ़ा था कि बैंकों का विलय किया सरकार ने। बैंकों का विलय करने के पीछे रीजन क्या है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक जो है वो दिवालिया हो रहे थे, उनकी स्थिति खराब हो रही थी। तो जो कमजोर बैंक थे उन सबको बड़े बैंकों में विलय करके मर्ज करके उनकी स्थिति को बेहतर बनाने का काम किया गया, ताकि जो उपभोक्ता हैं वो ट्रस्ट कर सके, उनको सहूलियतें मिल सके, बैंक का आकार बढ़ सके, बैंक टूटने से बच सके और वो अपने काम को अच्छे से अंजाम दे सके। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बैंकों का बड़ा रोल होता है। इसलिए सरकार ने क्या किया? बहुत सारे बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया था। इसीलिए बैंक विलय किए गए थे। आगे हम लोगों ने देखा था बैंकों के जो है प्रकार भी देखे थे। इसे वाणिज्यिक बैंक देखा था, केंद्रीय बैंक देखा था, म्यूचुअल बैंक, ऑनलाइन बैंक, मोबाइल बैंक, इस तरह के बहुत सारे बैंक हैं। कोर बैंकिंग में क्या होता है? मैम आप उसी शाखा से उसकी किसी भी शाखा से पूरे इंडिया में कहीं भी निकाल सकते हैं पैसे। किसी बैंक के विभिन्न शाखाएं रहती हैं देश में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग शाखाएं होती हैं। उस बैंक की आप किसी भी शाखा में अगर पैसा जमा करते हैं तो फिर उसी बैंक के किसी अन्य शाखा में देश के किसी भी कोने में आप पैसा तुरंत निकाल सकते हैं। इसी को कहा जाता है कोर बैंकिंग। इसके अलावा और क्या पढ़ा था आपने? लघु वित्त बैंक पढ़ा था। लघु वित्त बैंक बनाने के पीछे रीजन क्या था? सरकार क्यों लघु वित्त बैंक लेकर के आई? ग्रामीण लोगों ग्रामीणों के लिए तक पहुँचाने के लिए। और कुछ किसानों को वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखते हुए जो लघु व्यापारी हैं, छोटे सीमांत किसान हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, जो बहुत छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, इन सभी को वित्त मुहैया कराने के लिए, इनको और बेहतर बनाने के लिए, इनकी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए, उन सबको बैंक से जोड़ने के लिए, बैंक को पहुंच को हर क्षेत्र में पहुंचाने के लिए क्या लाया गया था? लघु विकास बैंक या लघु वित्त बैंक का जो है विकास किया गया था। ये काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे RBI को। अच्छा, एक आप लोगों ने देखा था ना वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर कौन जारी करता है? कमर्शियल पेपर कौन जारी करता है? व्यापारी वर्ग और भी 2-3 लोगों का नाम लिया था मैंने। कमर्शियल पेपर 2-3 लोग, प्रॉपर्टी डीलर्स और भी। हाँ बिल्कुल, कोशिश कीजिए याद आएगा। जो कोई चीज़ भूलने लगे तो उसको जरूर रिविजन कर लिया करिए। म्यूचुअल फंड नहीं बेटी, म्यूचुअल फंड में तो आपके
के संगठन मिलकर एक बैंक बनाते हैं जिनको आपस में पैसा उपलब्ध कराता है। वाणिज्यिक प्रपत्र जो होता है ये जो आपके व्यापारी वर्ग होते हैं या आपके जो कॉर्पोरेट क्षेत्र जिनको कहा जाता है, ये लोग जारी करते हैं। ये कितने समय के लिए होता है? अल्पकाल के लिए होता है या दीर्घकाल के लिए? अल्पकाल के लिए। ये सूद मतलब इसमें ब्याज मिलता है या ये छूट पे होता है? हट्टा आधारित होता है ना। कितने समय के लिए होता है ये? 7 से 90। 7 से 90। मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 90 डेज के लिए इसे जारी किया जाता है। जारी करने का रीजन क्यों जारी किया जाता है? पैसे कलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये जोखिम युक्त होता है या जोखिम फ्री होता है? जोखिम युक्त होता है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, तो ये सब आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे आरबीआई। आरबीआई के बारे में तो आप लोगों को इतना पता है, मुझे लगता है बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन किया गया था और ये पूर्णतः सरकारी नहीं था, इसको 1949 में सरकारी किया गया। 1937 तक आरबीआई का जो मुख्यालय है ये कोलकाता में था। 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में कर दिया गया और वर्तमान में भी कहाँ है? मुंबई में भी है। तो इतना मुझे लगता है अब लिखाने की जरूरत नहीं है, कन्फर्म याद रहेगा। 1937 में से कोलकाता से कहाँ पहुँचाया गया है? मुंबई। यानी कि 35 में बना, 2 साल बाद उसको मुंबई में कर दिया गया था। इतनी बात याद रखिएगा आरबीआई के बारे में। अब इसी में आरबीआई के बारे में नोट कीजिएगा। ये तो था स्थापना, हेडिंग कीजिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना एवं गठन। स्थापना में पहले लिखा चुकी हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना एवं संगठन। संरचना एवं संगठन, पहले हेडिंग कीजिएगा संरचना। पहले हेडिंग कीजिएगा संरचना। इसमें नोट कीजिएगा भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। स्वामित्व में है तथा इसका केंद्रीय निदेशक बोर्ड तथा इसका केंद्रीय निदेशक बोर्ड तथा इसका केंद्रीय निदेशक बोर्ड निदेशक जिसके निर्देशन में कोई काम हो उसे कहते हैं निदेशक। निदेशक बोर्ड। रिजर्व बैंक के कारोबार का पर्यवेक्षण करता है। रिजर्व बैंक के कारोबार का पर्यवेक्षण करता है। पर्यवेक्षण करता है। पर्यवेक्षण करता है। इसके अतिरिक्त अन्य बोर्ड भी होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बोर्ड भी होते हैं। अन्य बोर्ड भी होते हैं जिनका कार्य अलग अलग होता है। इसके अतिरिक्त अन्य बोर्ड भी होते हैं जिनका कार्य अलग अलग होता है। पहला हेडिंग केंद्रीय निदेशक बोर्ड। केंद्रीय निदेशक बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। केंद्रीय निदेशक बोर्ड, इंग्लिश में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। केंद्रीय निदेशक बोर्ड के अंतर्गत एक गवर्नर और केंद्रीय निदेशक बोर्ड के अंतर्गत एक गवर्नर और
केंद्रीय निदेशक बोर्ड के अंतर्गत एक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। एक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। उप गवर्नर होते हैं। ये पूर्णकालिक निदेशक होते हैं। ये पूर्णकालिक निदेशक होते हैं। ये पूर्णकालिक निदेशक होते हैं। इनके अलावा गैर पूर्णकालिक निदेशकों में प्रत्येक स्थानीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 4 नामित निदेशक अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित 10 निदेशक केंद्र सरकार द्वारा नामित 10 निदेशक तथा केंद्र सरकार के 2 प्रतिनिधि होते हैं। हाईलाइट कीजिएगा। इस बोर्ड की प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 6 बैठकें होती हैं। इस बोर्ड की प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 6 मीटिंग या 6 बैठकें होती हैं। प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 6 बैठकें होती हैं। प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 6 बैठकें होती हैं, जिनमें प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम 1 बैठक होती है। एक साल में कितनी तिमाही? 4, 3 चौक 12, तो कितने हो गए? 4। आप लोग इतना ध्यान से सोच रहे हैं। एक तिमाही का मतलब 3 माह का एक। तो बेटी क्या बोलिए, जिनमें प्रत्येक तिमाही प्रत्येक तिमाही में 1 बैठकें होती हैं, कम से कम 1 बैठकें। तो ये था RBI का निदेशक बोर्ड। कितने सदस्य? पहले तो कौन होगा? एक कौन है वर्तमान में गवर्नर? शक्तिकांत दास। कब बने थे ये गवर्नर RBI के? 2000 तो चल ही रहा है। आगे 19 2018 में बने हैं। और ये कब तक रहेंगे? इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। इनका कार्यकाल 3 साल के लिए फिर बढ़ाया गया था और इसी दिसंबर 2024 में ये रिटायर होंगे या हटाए जाएंगे, या अगर ना बढ़ाया गया तो हट जाएंगे। ठीक ना?
तो 2018 में बने हैं और दिसंबर 2024 तक इनका कार्यकाल है। नाम क्या है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं ये? बताइए, आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं ये? शक्तिकांत दास, जो 2018 में बने हैं, जिनके कार्यकाल को सरकार ने 3 साल के लिए फिर बढ़ा दिया था। 6 साल लगभग कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं। तो ये 25वें हैं, याद रखिएगा। 2025 आने वाला है, लेकिन ये 25वें, इनके बाद जो आएंगे वो 26वें हो जाएंगे, ठीक ना, याद रखिएगा। तो एक गवर्नर होते हैं और प्लस 4 और कौन होते हैं? 4 उप गवर्नर और बताइए। केंद्र सरकार द्वारा 4 नामित निदेशक, उप गवर्नर 10 निदेशक ना? और 10 निदेशक। 10 निदेशक, 4 उप केंद्र गवर्नर। सरकार के 2 प्रतिनिधि। 10 आपकी 10 कौन है? उप निदेशक या निदेशक? निदेशक। और केंद्र सरकार के 2 प्रतिनिधि प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के 2 सेंट्रल प्रतिनिधि। स्थानीय बोर्ड के में हाँ बेटे, स्थानीय बोर्ड के भी 4 है। स्थानीय बोर्ड के भी 4 हैं, कैसे छूट गए? ये जो उप गवर्नर है ये स्थानीय बोर्ड के ही तो हैं, है? सही है। एक तो गवर्नर है, एक स्थानीय बोर्ड के 4 उप गवर्नर हैं, 10 निदेशक हैं और कितना? 10 बोली हूँ ना, मैंने 18 लिखा। 10 वो 2018 दिमाग में चल रहा है। 10 निदेशक और 2 प्रतिनिधि, टोटल कितने हो गए? 15। आरबीआई का जो निदेशक बोर्ड है इसमें कितने सदस्य होते हैं टोटल? किसका दबदबा ज्यादा दिख रहा है आपको इसमें? सरकार का, गवर्नमेंट का दिख रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो सबको नियुक्त कर रही है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करेगी, उनके मैक्सिमम सदस्य होंगे, तो उनका आरबीआई के ऊपर हस्तक्षेप या दबाव रहेगा कि नहीं? एक सीमा से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अगर सरकार मजबूत है तो ज़्यादा दबाव बना सकती है कि नहीं? तो बहुमत में है तो दबाव बना सकती है, वो जिससे चाहे गवर्नर बना सकती है, जिससे चाहे हटा सकती है, जिसका चाहे कार्यकाल बढ़ा सकती है और जिसका चाहे हटा सकती है। तो शक्तिकांत दास क्यों टिके हुए हैं? निश्चित ही गवर्नमेंट के फेवर में काम कर रहे होंगे, ये समझने की बात है। तो ये बात समझ में आ गया। ये है आपके आरबीआई के निदेशक मंडल। आप ऐसे बस एक ही चीज जानते हैं कि आरबीआई का एक गवर्नर है, कौन है, कितने नंबर का है, कब बना, कब रिटायर हो गया। लेकिन अगर आ जाए कि आरबीआई के जो बोर्ड है मेन, उसमें कितने निदेशक बोर्ड में सदस्य काम करते हैं टोटल, तो आपको पता होना चाहिए 15 लोग काम करते हैं। ये भी जब 3 क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेगा उसमें उप गवर्नर कितने होते हैं या निदेशक कितने होते हैं या कितने प्रतिनिधियों को गवर्नर उसमें जो सरकार है वो नियुक्त करती है। तो अब याद रहेगा, कल मैं फिर पूछूंगी, ठीक ना? याद होना चाहिए, ये नहीं कि बस कल तक के लिए याद कर लीजिए आप लोग, इसको अच्छे से लर्न करिएगा ताकि लंबे समय तक याद रहे। कोई भी चीज़ें पढ़ने के बाद कुछ समझ लेना चाहिए कि इसमें एक अर्थ क्या निकल रहा है, यानी कि आरबीआई पर भी सरकार का इनडायरेक्ट वे में रहता है दबाव पकड़। ऐसे ही जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी ऐसे ही जज नियुक्त किए जाते हैं जिनको सरकार फेवर करती है, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सरकार का इनडायरेक्ट वे में हस्तक्षेप रहता है। हर जगह अगर सरकार बहुमत में है तो बहुत पावरफुल होती है, फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे देश की न्याय प्रणाली को, हमारे देश की राजनीति को, हमारे देश की धार्मिक चीज़ों को, हमारे देश की सामाजिक चीज़ों को, हर चीज़ों को वो इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल करती है। जिसमें इस समय भाजपा सरकार के पास पावर है तो वो कंट्रोल कर सकती है। तो कितना कर रही है ये तो आप लोग जागरूक इंसान होंगे तो पता ही होगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, केंद्रीय बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड भी कह सकते हैं इसको। केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड को रिजर्व बैंक के निरीक्षण का, केंद्रीय बोर्ड को रिजर्व बैंक के निरीक्षण का प्राथमिक अधिकार है। हाँ, निरीक्षण, निरीक्षण मतलब जांच पड़ताल। केंद्रीय बोर्ड को
रिजर्व बैंक के निरीक्षण का प्राथमिक अधिकार है। यह प्रतिनिधियों द्वारा समितियों और उप समितियों के माध्यम से कार्य करता है। यह प्रतिनिधियों द्वारा समितियों और उप समितियों के माध्यम से कार्य करता है। समितियों और उप समितियों के माध्यम से कार्य करता है। माध्यम से कार्य करता है। इसमें गवर्नर, उप गवर्नर, उप गवर्नर और कुछ निदेशक होते हैं। इसमें गवर्नर, उप गवर्नर और कुछ निदेशक ब्रैकेट में संबंधित स्थानीय बोर्ड के कुछ निदेशक के आगे ब्रैकेट में संबंधित स्थानीय बोर्ड के ब्रैकेट बंद संबंधित स्थानीय बोर्ड के 4 स्थानीय बोर्ड मैंने आपको बताया ना, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में, कोलकाता, एक दिल्ली, जो आपके 4 महानगर हैं। यहाँ पे इसके स्थानीय बोर्ड हैं जहाँ से 4 सदस्य चुने जाते हैं। तो ये जो नियंत्रण कर रहा है या जो निरीक्षण करता समय समय पे आरबीआई के काम का, वो ये समितियां करती हैं, उप समितियां जिनका गठन किया जाता है, जिसमें कौन होगा, गवर्नर होंगे और उप गवर्नर भी हो सकते हैं। इन सभी सदस्यों के द्वारा ही समितियां उप समितियां बनाई जाएंगी और ये जो है निरीक्षण करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड। तीसरा जो इसका इकाई है वो है वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड। फाइनेंशियल सुपरविजन बोर्ड। इसमें वाणिज्यिक बैंकों, गैर बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, वाणिज्यिक बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, विकासीय वित्तीय संस्थाओं, विकासीय वित्तीय संस्थाओं, विकासीय वित्तीय संस्थाओं, शहरी सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों का विनियमन और प्राथमिक व्यापारियों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। पर्यवेक्षण करता है। पर्यवेक्षण करता है। किसका करेगा पर्यवेक्षण? वाणिज्यिक बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, विकासीय वित्तीय संस्थाओं, शहरी सरकारी बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों के विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। कौन करता है? वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड। तो आरबीआई कोई एक बोर्ड नहीं है। आरबीआई के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग काम कर रही हैं, ठीक ना? ये भी जानिए, आरबीआई कोई छोटी संस्था नहीं है, बहुत बड़ी संस्था है। तब तो पूरे देश के मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है और उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग विभाग हैं। जैसे आप कहिए डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज में आप देखते हैं कहीं प्रिंसिपल होते हैं, कहीं भी आपके एडमिशन होता है, कहीं किसी किताबें मिलती हैं, कहीं कुछ और काम होता है। तो सबके अलग अलग विभाग होते हैं, आपको वहाँ पे जाके वो काम करना होता है। ऐसे आरबीआई के अंदर भी बहुत सारे विभाग हैं जो अलग अलग काम करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के लिए बोर्ड। भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के लिए बोर्ड। भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के लिए बोर्ड।
पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। यह बोर्ड भुगतान और निपटान प्रणालियों का यह बोर्ड भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करता है और इसका लास्ट निकाय है स्थानीय बोर्ड। देश के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में 4 स्थानीय, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में 4 स्थानीय बोर्ड की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त स्थानीय बोर्ड के सदस्य 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त स्थानीय बोर्ड के सदस्य क्षेत्रीय तथा आर्थिक हितों का तथा सहकारी और देसी बैंकों का कोई दिक्कत? फिर से रिपीट करें। रिपीट कर दे रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त स्थानीय बोर्ड के सदस्य क्षेत्रीय तथा आर्थिक हितों का तथा सहकारी और देसी बैंकों का सहकारी और देसी बैंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशी लोग भी बैंक खोल सकते हैं, इसीलिए देसी शब्द यूज किया गया है। सहकारी और देसी बैंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इतना समझ में आ गया कितने बोर्ड हो गए आरबीआई के? कौन कौन से? केंद्रीय निदेशक बोर्ड और वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड और आपका स्थानीय। इतने सारे काम करते हैं आरबीआई के अंदर। तो अगर पूछे कितने स्थानीय बोर्ड हैं आरबीआई में, आरबीआई के, तो 4। कहाँ? चारों महानगरों में। इसके अलावा 10 और सदस्य भी होते हैं निदेशक, और साथ ही 2 प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट ही इनको नियुक्त कर रही है। इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा, जो इन चारों स्थानीय बोर्डों में रहेंगे। और इनका काम क्या है वो भी आपको बता दिया कि ये अपने अपने स्थानीय स्तर के बैंकों का, देसी बैंकों का, सहकारी बैंकों का और अन्य जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनका क्या करेगी? देखभाल करेगी, नियंत्रण करेगी। अब हेडिंग कीजिएगा आरबीआई के कार्य, फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कार्य, फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के निम्नलिखित कार्य हैं। आरबीआई के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है मौद्रिक प्राधिकारी। आरबीआई के कार्य,
क्या कारक है? मौद्रिक प्राधिकारी। मौद्रिक प्राधिकारी। मौद्रिक प्राधिकारी पहला कार्य। दूसरा है आपका मुद्रा जारीकर्ता। दूसरा क्या काम है इनका? मुद्रा जारीकर्ता। तीसरा काम क्या है आरबीआई का? सरकार का बैंकर और ऋण प्रबंधक। सरकार का बैंकर और ऋण प्रबंधक। तीसरा काम आरबीआई का है सरकार का बैंकर है और ऋण प्रबंधक है। चौथा काम बैंकों का बैंकर। बैंकों का क्या है? बैंक है या बैंकर है? बैंकों का बैंकर और नेक्स्ट बैंकिंग प्रणाली का विनियामक। बैंकिंग प्रणाली का विनियामक। बैंकिंग प्रणाली का विनियामक। बैंकिंग प्रणाली का विनियामक। एंड नेक्स्ट विदेशी मुद्रा का प्रबंधक। विदेशी मुद्रा का प्रबंधक। विदेशी मुद्रा का प्रबंधक। एंड नेक्स्ट भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियामक और पर्यवेक्षक। भुगतान और निपटान प्रणालियों का भुगतान और निपटान प्रणालियों का पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक और विनियामक। पर्यवेक्षक और विनियामक। पर्यवेक्षक और विनियामक। एंड नेक्स्ट विकासात्मक भूमिका लास्ट है 8वां। विकासात्मक भूमिका। आरबीआई इतने सारे कार्य करता है। आरबीआई का कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बल्कि वो इतने सारे कार्य करता है। सबसे पहला काम क्या करता है? मौद्रिक प्राधिकारी है। मुद्रा से जुड़े हुए जितने भी अधिकार हैं वो आरबीआई के पास है। मुद्रा जारीकर्ता ये कौन है? आरबीआई की है, जो सभी मुद्राओं को 1 रुपए के सिक्के को छोड़ के बाकी सारी मुद्राएं आरबीआई जारी करता है। सरकार का बैंकर है और सरकार के लिए ऋण प्रबंधन का काम भी आरबीआई ही करता है। बैंकों का भी क्या है? बैंकर है। सभी बैंकों को कंट्रोल करना, ऋण देना, उनको सलाह देना, मशवरा देना, दिशा निर्देश देना कौन करेगा? आरबीआई। बैंकिंग प्रणाली का विनियामक है। जो बैंकिंग प्रणाली आपके देश में काम कर रहा है ना, उसको यही नियंत्रित और जो है नियमित करता है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, आपके देश में जो बाहर से मुद्राएं आती हैं और जो आपके देश की मुद्रा को बाहर जाना होता है, उन सबको खास करके विदेशी मुद्राओं को भारत में ये क्या करेगा? प्रबंध करेगा। भुगतान और निपटान प्रणालियों का पर्यवेक्षक और नियामक होता है। जितने भी आप पैसे का भुगतान करते हैं या पैसे का निपटान होता है, सब यही देखता है।
विकासात्मक भूमिका। अब इन सभी काम को जब ये अच्छे से अंजाम देगा तो देश के विकास होगा कि नहीं होगा? देश का विकास होगा। तो विकास में भी क्या कर रहा है? ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब इसको एक एक करके डिटेल करेंगे। मौद्रिक प्राधिकारी, हेडिंग कर लीजिए, हेडिंग कर लीजिए मौद्रिक प्राधिकारी। इसमें नोट कीजिएगा, भारत में मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन, भारत में मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन आरबीआई द्वारा किया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन आरबीआई द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन आरबीआई द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, मुद्रा जारीकर्ता, मुद्रा जारीकर्ता। भारत में नोट जारी करने का एकमात्र प्राधिकारी आरबीआई है। भारत में नोट जारी करने का एकमात्र प्राधिकारी आरबीआई है। भारत में नोट जारी करने का एकमात्र प्राधिकारी आरबीआई है। भारत सरकार के साथ साथ आरबीआई मुद्रा की डिजाइन, भारत सरकार के साथ साथ आरबीआई मुद्रा की डिजाइन उत्पादन, मुद्रा की डिजाइन उत्पादन और समग्र प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। मुद्रा का डिजाइन, उत्पादन और समग्र प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। इसके उद्देश्यों में स्वच्छ और असली नोटों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने, इसके उद्देश्यों में स्वच्छ और असली नोटों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के साथ साथ स्वच्छ और असली नोटों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के साथ साथ सरकार द्वारा बनाए जा रहे सिक्कों की भी पर्याप्त आपूर्ति, सरकार द्वारा बनाए जा रहे सिक्कों की भी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही आरबीआई सरकार से सलाह करके, इसके साथ ही आरबीआई सरकार से सलाह करके सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर ध्यान देता है। सरकार से सलाह करके सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर ध्यान देता है। सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर ध्यान देता है। और जालसाजी या नकली नोटों का जोखिम कम करने के लिए और जालसाजी या नकली नोटों का जोखिम कम करने के लिए जालसाजी या नकली नोटों का जोखिम कम करने के लिए सुरक्षा विशेषताओं में वृद्धि करने के जोखिम
कम करने के लिए सुरक्षा विशेषताओं में वृद्धि करने, सुरक्षा विशेषताओं में वृद्धि करने के तरीके खोजता है, तरीके खोजता है। बात समझ में आया? जितने नोट हैं इसको जारी करने का अधिकार एकमात्र किसके पास है? आरबीआई के पास। 1 रुपए के सिक्के को छोड़कर बाकी जितने भी आपके रुपए देखने को मिलेंगे मार्केट में, सब कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई देखता है कि काले मतलब जो गंदी नोटें हैं, जो फटी नोटें हैं, वो चलन से बाहर हो और साफ सुथरी और असली नोट मार्केट में या अर्थव्यवस्था में प्रचलन में रहे। जालसाजी और नकली नोटों के मतलब जो है मार्केट में आने से रोकने की भी प्रयास कौन करता है? आरबीआई करता है। सरकार की सलाह, यानी कि इसमें सरकार की वो सलाह भी देता है, मदद भी देता है, ताकि जो इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था में जो नोटों का प्रवाह है, जो मुद्रा का प्रवाह है, वो सही रहे, सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे। गंदी मुद्राएं या कहीं की जो मतलब फटी चिटी मुद्राएं होती हैं, जो नोट होते हैं या जो नकली नोट होते हैं, वो प्रचलन में ना रहे, बल्कि अच्छे नोट और असली मुद्राओं का ही प्रचलन रहे। ये सब कौन देखता है? आरबीआई। नेक्स्ट, आरबीआई का सिक्का लॉन्च नहीं करता है। ये करता है ना, 1 रुपए के अलावा जितने सिक्के होते हैं वो आरबीआई करता है। मैंने कहा ना, 1 रुपए के सिक्के को छोड़ के बाकी जितना मतलब पैसा होगा, चाहे वो सिक्का हो या नोट हो, वो आरबीआई करेगा। केवल 1 रुपए का जो सिक्का होता है वो वित्त मंत्रालय के सचिव का साइन होता है, वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। उसका भी लेकिन प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई ही करता है, भले ही वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपए के सिक्के पे लिखा रहेगा भारत सरकार, वित्त सचिव का साइन रहेगा। बाकी सब पे आरबीआई के गवर्नर जनरल के सिग्नेचर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक ना? ये क्वेश्चन भी आया है कि 1 रुपए का सिक्का या नोट कौन जारी करता है? तो अब तो 1 रुपए का नोट आता नहीं, इसलिए नोट जारी करने का एकमात्र कौन हो गया अधिकारी? आरबीआई हो गया। आगे बढ़ेंगे, मुद्रा जारी करता है, ये आपको मैंने बता दिया। सरकार का बैंकर और ऋण प्रबंधक, अब देखिए और भी डिटेल में लिखना चाहेंगे तो कहाँ कहाँ नोटों को छापने के मतलब प्लेसेस हैं, ये सारी चीज़ें भी छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या लिखवा दें? सब भी लिखवा दें, वैसे बता दें, ऐसे बता दें फिर इसके बारे में चलिए ठीक है बता दे रहे हैं। सबसे पहली बात, आरबीआई को अपने पास नोट या सिक्के जारी करने के लिए एक रिजर्व कोष रखना होता है। ये क्वेश्चन आता है, आरबीआई के पास कितना रिजर्व कोष रख करके तब नोट और सिक्के जारी करने का अधिकार है? अमाउंट याद है किसी को? 200 करोड़। 200 करोड़ का रिजर्व कौन रखता है? आरबीआई। आरबीआई जो सिक्के और नोट जारी करता है, उसको जारी करने के लिए सबसे पहले उसको अपने पास क्या रखना होगा? 200 करोड़ का क्या रखेगा? वो रिजर्व रखेगा, रिजर्व। और इसमें भी कुछ है, 200 करोड़ का रिजर्व किस रूप में रखता है? ये भी क्वेश्चन आया है, बताइए बेटी, अगर पता हो तो बताइए। बोल रहा है आप दोनों लोगों को याद होना चाहिए। 15% लगभग सोना रहता है ना। 15% लगभग मतलब 200 करोड़ का 15%। 200 करोड़ का 15%? नहीं बेटी, भूल रहे हैं आप। ये तो याद है आपको 200 करोड़ रहेगा, लेकिन 200 करोड़ में से कितना सोना रहेगा? ये बोल रहे 115। बहुत अच्छे, 115। 200 में से 100 आपका क्या होगा? 15 करोड़ का क्या रहेगा? सोना रहेगा, सोने के रूप में रहेगा। और कितना बचा? 85 करोड़ का विदेशी। हाँ, विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूतियां भी हो सकती हैं, बस वो विदेशी होती है, विदेशी मुद्रा। ये क्वेश्चन आया कि आरबीआई को अपने पास कितने का रिजर्व रखना होता है? 200 करोड़ का। उसमें से कितने करोड़ का सोना होता है? तो 115 करोड़। ये कंपलसरी है, उसे 115 करोड़ का अपने पास सोना ही रखना होता है। वो 115 करोड़ का सोना ही क्यों रखता है? पैसे क्यों नहीं रखता? सोना मैंने मैंने कहा कि वो ये जो रिजर्व रख रहा है 115 करोड़, ये
मेरा घर चलता है 115 करोड़ का सोना ही नहीं क्योंकि रखा। मैम अगर कैश रखेंगे तो वो जो मार्केट में कैश का जो आप सही पॉइंट पे आए हैं। अगर ये अपने पास 115 करोड़ का कैश रख लेंगे तो मार्केट में जो कैश का प्रवाह है वो क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। इसलिए वो 115 करोड़ का सोना रखते, क्योंकि क्या है, नियर मनी है, जब चाहेंगे इसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए सोने के रूप में रखते हैं, पैसे के रूप में नहीं रखते, ताकि जो मार्केट में मुद्रा है उसकी मात्रा प्रवाह कोई प्रभावित ना करे। ठीक ना, इम्पोर्टेंट है। कभी ये भी आ सकता है 115 करोड़ का सोना होगा रिजर्व के रूप में, और 85 करोड़ का इनके पास विदेशी मुद्रा या प्रतिभूतियाँ होती हैं रिजर्व के रूप में। टोटल 200 करोड़ का रिजर्व आरबीआई को अपने पास पहले रखना होगा, उसके बाद ही वो कोई मुद्रा वगैरह जारी कर सकता है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो आरबीआई के 4 मुद्रणालय हैं, मतलब जहाँ पे ये सिक्के और नोट वगैरह छापे जाते हैं। ऐसे मोटा मोटा लिख लीजिएगा, ये 4 जो मुद्रणालय हैं, ये कहाँ है, मुद्रणालय। आरबीआई के 4 मुद्रणालय हैं, कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो एक तो है आपका मध्य प्रदेश के देवास में, ये क्वेश्चन आया है कि कहाँ कहाँ है। तो एक तो मध्य प्रदेश के देवास में है, दूसरा महाराष्ट्र के नासिक में है, एक है आपके एमपी के देवास में, देवास प्लेस है वहाँ का, और आपका जो दूसरा है वो है महाराष्ट्र के नासिक में, और जो तीसरा है, ये सारे के सारे आसपास के ही राज्य हैं। कर्नाटक का मैसूर है और पश्चिम बंगाल का सालगोनी। तीसरा है कर्नाटक का मैसूर, मैसूर, और चौथा है पश्चिम बंगाल का सालगोनी, सालगोनी, ये पश्चिम बंगाल में है सालगोनी। ये 4 स्टेट हैं जहाँ पे आरबीआई के मुद्रणालय हैं। एमपी का देवास, महाराष्ट्र का नासिक, कर्नाटक का मैसूर और पश्चिम बंगाल का सालगोनी। ये 4 जगह हैं इनके मुद्रणालय। चलिए, अब आप लोग लिखी रहे तो 2 पॉइंट और लिख लीजिए। एमपी और महाराष्ट्र के मुद्रणालयों का स्वामित्व, एमपी और यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुद्रणालयों का स्वामित्व सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में SPMCIL। स्वामित्व सिक्योरिटी प्रिंटिंग, अच्छा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुद्रणालयों का स्वामित्व सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SPMCIL के पास है, जो कि भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली, जो कि भारत सरकार की, फिर से रिपीट करें, कुछ छूट गया तो बताएं, जो कि भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है। जो कि भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है, यानी कि ये सार्वजनिक कंपनी है, प्राइवेट नहीं है, स्वामित्व वाली एक कंपनी है। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के मुद्रणालयों की स्थापना, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के मुद्रणालयों
की स्थापना B for boy, BRBN MPL द्वारा MPL द्वारा की गई है जो रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक संस्था है, जो रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक संस्था है। इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लेंगे, फुल फॉर्म पूछा नहीं गया है कभी, आप लोगों की इच्छा होगी तो देख लीजिएगा। आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक संस्था है, यानी कि जो ये 4 संस्थाएं हैं जिसमें से एमपी और महाराष्ट्र में है, इन दोनों का जो देख रेख करता है, जो स्थापना करता है, इनका जो स्वामित्व है वो कंपनी पोर्टल सरकार के अंदर में है, और बाकी ये जो 2 मुद्रालय हैं इनका जो स्वामित्व है वो किसके अंडर में है, आरबीआई के अंडर में। ये सब नहीं पूछा जाएगा, मतलब छोटे एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पे है ये मुद्रालय या कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में कहाँ है, महाराष्ट्र में कहाँ है, इस तरह से पूछे जाते हैं। वो भी बहुत छोटे एग्जाम में जो वनडे एग्जाम होते हैं, ऐसे नहीं पूछे जाते हैं ये। और ये तो आपको पता ही है कि जो सिक्का है वो 1 रुपए का सिक्का कौन करता है, आरबीआई के द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और उसमें साइन किसका रहता है, वित्त सचिव का रहता है, याद रखिएगा। ये तो थी आपके मुद्रालय, यानी कि जहाँ पे नोट बनाए जाते हैं, नोट समझ रहे हैं ना, जहाँ पे ये जो आपके नोट प्रिंटिंग प्रेस को भी कहा जाता है, प्रिंटिंग प्रेस को ही क्या कहते हैं, मुद्रालय कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सिक्के नहीं बनाए जाते, बल्कि क्या बनाए जाते हैं, नोट बनाए जाते हैं। ये जो चारों प्लेस आपने लिखा है ना, यहाँ पे नोट बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में सिक्के तो बनेंगे नहीं, वहाँ पे तो नोट की छपाई होती है। तो ये आपके क्या है, नोट बनते हैं यहाँ पे। सिक्के कहाँ पे बनते हैं, भारत में कार्यरत 4 टकसालें हैं। कहाँ है, मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद। मुंबई, नोएडा, कोलकाता और कहाँ पे, हैदराबाद कहाँ है, कौन से राज्य में है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी। हैदराबाद अब कहाँ है वर्तमान में, आंध्र प्रदेश में नहीं, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की अमरावती बन रही है, ठीक ना। तो अभी वर्तमान में हैदराबाद कौन से स्टेट में है, तो वो आपके नोएडा में है, और आपका तेलंगाना और कहाँ पे है, कोलकाता, तेलंगाना की हैदराबाद में। हम आप लोगों को बताते दिमाग में जब चलता रहता है कुछ और तो कुछ और नहीं हो जाता है। कोलकाता सोचते रहिए, लिखते रहिए, तो दिमाग में कुछ चलता और है, लिख रहा है कुछ और आपका हैदराबाद। ये 4 जगह है जहाँ पे क्या है, टकसाल है, यानी कि यहाँ पे क्या बनता होगा, सिक्के। तो ये 4 प्लेस है जहाँ पे सिक्के बनते हैं, और ये 4 प्लेस है जहाँ पे क्या बनते हैं, नोट की छपाई होती है। तो याद रखिएगा इस प्लेसेस के नाम। एक आपके यूपी में भी 5 जगह, 4 ही तो बोला बेटे, मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद, बस 4 जगह आपका टकसाल है, और 4 जगह आपकी प्रिंटिंग प्रेस है। अगला हेडिंग, सरकार का बैंकर और ऋण प्रबंधक।
का प्रबंधक और सरकार का बैंकर और ऋण प्रबंधक। इसमें नोट कीजिएगा। हाँ बेटी क्या? सरकार अच्छा ये आप तीसरा वाला हेडिंग सरकार का बैंकर और ऋण प्रबंधक, ये आपको बोल रही हूँ मैं हीडिंग। ठीक, मुद्रा जारीकर्ता हो गया आपका। और हम दूसरा देख रहे हैं नेक्स्ट, सरकार का बैंकर और ऋण प्रबंधक। इसमें नोट कीजिएगा, सरकार के बैंकिंग लेन देन का प्रबंधन करना, सरकार के बैंकिंग लेन देन का प्रबंधन करना, आरबीआई की एक महत्वपूर्ण कार्य है। आरबीआई की एक महत्वपूर्ण कार्य है या एक महत्वपूर्ण प्रमुख भूमिका है। अलग अलग व्यक्तियों कारोबार, अलग अलग व्यक्तियों कारोबारों और बैंकों की तरह ही, अलग अलग व्यक्तियों कारोबारों और बैंकों की तरह ही सरकार को भी अपने वित्तीय लेन देन को, सरकार को भी अपने वित्तीय लेन देन को कुशल एवं प्रभावशाली, वित्तीय लेन देन को कुशल एवं प्रभावशाली तरीके से करने के लिए, कुशल एवं प्रभावशाली तरीके से करने के लिए एक बैंकर की आवश्यकता होती है। प्रभावशाली तरीके से करने के लिए एक बैंकर की आवश्यकता पड़ती है या होती है। सरकार के ऋण प्रबंधक की भूमिका में आरबीआई, सरकार के ऋण प्रबंधक की भूमिका में आरबीआई, सरकार के ऋण प्रबंधक की भूमिका में आरबीआई सरकार के साथ परामर्श करके, सरकार के साथ परामर्श करके अपनी नीतियां बनाता है, अपनी नीतियां बनाता है। इसमें आम जनता से संसाधन जुटाना भी शामिल है। इसमें आम जनता से संसाधन जुटाना भी शामिल है। आम जनता से संसाधन जुटाना भी शामिल है। क्या इसको और भी डिटेल करें? इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, अगर आप लोग कहें तो और भी डिटेल कर दें इसे, या अगर आप लोग इतने से समझ गए हैं कि सरकार के जितनी भी वित्तीय ज़रूरतें होती हैं, जो उन्हें ऋण लेना होता है, वो सब आरबीआई उनको उपलब्ध कराता है सरकार के से सलाह लेकर के। अगर इतना आप सिर्फ इतना ही समझना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर इसके बारे में बहुत डिटेल कि वो क्या क्या करता है और बारीकियों से और डिटेल में जानना चाहते हैं तो भी बता दीजिए। बताइए बच्चों क्या करें, और डिटेल या रहने दें, इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, बैंकों का बैंकर, बैंकों का बैंकर, बैंकों का बैंकर व्यक्तिगत ग्राहकों, व्यक्तिगत ग्राहकों, कारोबारियों, व्यक्तिगत ग्राहकों, कारोबारियों और सभी प्रकार के संगठनों की ही तरह व्यक्तिगत ग्राहकों,
कारोबारियों और सभी प्रकार के संगठनों की तरह बैंकों को भी निधि के अंतरण तथा अंतर बैंक लेन देन के निपटान निधि के अंतरण तथा अंतर बैंक लेन देन के निपटान जैसे अन्य बैंकों से उधार लेना व देना ग्राहक संबंधी लेन देनों के लिए अपनी एक व्यवस्था की अपेक्षा होती है। ग्राहक संबंधी लेन देनों के लिए अपनी एक व्यवस्था की अपेक्षा होती है। देखिए ये बैंकों का बैंकर होने के नाते आरबीआई क्या क्या काम करता है, एक बार सुन लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को याद रहेगा। पहला काम क्या करता है कि सुचारू मतलब जो आसानी से हो, त्वरित यानी कि तेजी से, सुचारू, त्वरित और बेरोक टोक मतलब बिना किसी रोक टोक के संशोधन या समाशोधन तथा अंतर बैंकिंग दायित्वों के निपटान का सुसाध्य करना। शब्द थोड़े हार्ड है, आजकल ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो बैंक हैं उनका आपस में लेन देन बिना रोक टोक के बहुत आसानी से सारी जो चीज़ें वो होती हैं, इसको बढ़िया करने का काम कौन कर रहा है? आरबीआई। क्या नोट करवा दें ये या याद रहेगा। दूसरा जो इनका काम है वो है बैंकों के लिए निधि अंतरण का एक सक्षम साधन उपलब्ध कराना। बैंकों के लिए निधि अंतरण यानी कि उनके पास जो पैसा मतलब उनके पास निधि मतलब होता है पैसा, यानी कि जो पैसा है उनके पास आसानी से उनको मिलता भी रहे, जाता भी रहे। इसके लिए उनको दिशा निर्देश भी करता है कि कैसे आप काम करेंगे तो आपका जो काम है वो अच्छा चलेगा। गाइडेंस भी करता है बैंकों को ताकि उनका जो पैसा है वो जो लेन देन का काम है, जमा करना, ऋण देना, ये आसानी से चलता रहे। ये भी कौन करेगा? निधि अंतरण का काम भी कौन करवाएगा? आरबीआई करवाता है। साथ ही बैंकों को सांविधिक आरक्षित निधि SLR आगे बढ़ाएंगे। संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति तथा लेन देन संबंधी शेष राशियां बनाए रखने हेतु रिजर्व बैंक के पास रखने का, जैसे कुछ पैसे बैंकों को आरबीआई के पास भी रखना होता है, कुछ पैसे जो बैंक हैं उन्हें अपने पास भी रखना होता है। जो अपने पास वो रखते हैं वो होता है SLR, आगे पढ़ाएंगे। और जो वो बैंकों के पास ले जा करके रखते हैं वो क्या कहलाता है? CRR। तो ये सारी चीज़ें भी उनको करना होता है। ये कौन कहता है उनसे? आरबीआई, कि अपने टोटल अमाउंट का इतना हमारे पास जमा कीजिए, ये होगा CRR, और इतना अमाउंट आप अपने पास रखिए होगा SLR। वर्तमान में SLR है आपका 18% और आरबीआई से मैक्सिमम 40% तक बढ़ा सकता है। आगे SLR को अच्छे से पढ़ाएंगे कि क्या है, क्यों इतना रखा जाता है, क्यों बढ़ाया जाता है, क्यों घटाया जाता है। बिल्कुल भी परेशान ना होइए। CRR क्या होता है, क्यों रखवाती है ये अपने पास, क्यों बैंक रखते हैं, क्या फायदा, क्या नुकसान, सारी चीज़ें। लेकिन ये करना होगा। ये बैंकों से कौन कह रहा है? आरबीआई कह रहा है। तो आरबीआई का ये भी काम है क्योंकि वो बैंकों का बैंकर है। जब हम आपके मालिक होंगे तो आपको हमारी बातें माननी पड़ेंगी, है ना। तो ऐसे ही आरबीआई क्या है? उनका मालिक है, तो इन्हें कुछ बातें माननी पड़ती हैं। इसके अलावा अंतिम उधारदाता की भूमिका अदा करता है कौन? आरबीआई। अंतिम उधारदाता कौन है? आरबीआई। उसके बाद और कोई स्टेप नहीं है। जैसे अंतिम
अंतिम हमारा जो सुनवाई है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। उसके ऊपर नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति कुछ कंडीशन में क्षमा याचना करते हैं, लेकिन हम वहाँ सुनवाई के लिए नहीं जाते हैं। सुनवाई हम कहाँ तक अपनी करवा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट तक। वैसे ही आप उधार लेने बैंक जो उधार आप नहीं जा सकते, बैंक ही जाते हैं। बैंक उधार लेने के उनके कई तरीके होते हैं, वो आपस में भी ले सकते हैं, दूसरे लोगों से भी ले सकते हैं, लेकिन अंतिम उधारदाता उनका कौन है? RBI। इसीलिए वो बैंकों का क्या बैंकर है। तो ये सब क्या लिखवाना पड़ेगा? नहीं, बहुत ज़्यादा नोट करवाएंगे ना बेटे, ये टॉपिक बहुत खिंचता जाएगा। जो कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं सोच रही हूँ आप लोग कम से कम समझ जाइए इसको, है ना। और इसके बाद है आपका बैंकिंग प्रणाली का नियामक। बैंकिंग प्रणाली का ये नियामक, ये भी कौन है? RBI। आप देखिए बैंकिंग प्रणाली का भी नियामक है। क्या इसमें एक दो लाइन लिखवा दे या समझा दे? लिखवा दे, समझा दे। चलिए पहले नोट कर लीजिए 2 लाइन। बैंक किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली के मूल अंग होते हैं। बैंक किसी भी देश के वित्तीय प्रणाली के मूल अंग होते हैं। बैंक किसी भी देश के वित्तीय प्रणाली के मूल अंग होते हैं। मूल अंग होते हैं। बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और मजबूती को सुनिश्चित करने में, बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और मजबूती को सुरक्षित करने में, बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और मजबूती को सुनिश्चित करने में केंद्रीय बैंक की भूमिका काफी अहम होती है। मजबूती को सुनिश्चित करने में केंद्रीय बैंक की भूमिका काफी अहम होती है। केंद्रीय बैंक की भूमिका काफी अहम होती है। साथ ही यह वित्तीय प्रणाली में सुदृढ़ता, साथ ही यह वित्तीय प्रणाली में सुदृढ़ता, वित्तीय प्रणाली में सुदृढ़ता और जनता के विश्वास को भी बरकरार रखता है। और जनता के विश्वास को भी बरकरार रखता है। जनता के विश्वास को भी बरकरार रखता है। यानी कि आपका बैंकिंग प्रणाली का भी नियामक है RBI। कैसे? पहली बात तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जो बैंकिंग प्रणाली है ये बहुत ही जरूरी है, उसकी मूल आवश्यकता है। इसके बिना अर्थव्यवस्था का चलना मुश्किल होगा। ये जो बैंकिंग प्रणाली है इसकी सुरक्षा, इसकी जो देखभाल है वो कौन ज्यादातर कर रहा है? RBI कर रहा है। साथ ही RBI जनता के विश्वास को भी बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जब सारे बैंक अच्छे से काम करेंगे, वो टूटेंगे नहीं, उनका दिवालिया नहीं होगा, तब जनता का उन पर विश्वास कायम होगा। और इस सब में इनडायरेक्ट वे में कौन काम कर रहा है? RBI। यानी कि सभी बैंक जो हैं वो कैसे काम करेंगे जिससे विकास हो, जिससे जो वहाँ पे आते हैं ग्राहक उनको सहूलियतें मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे को जमा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उधार लेकर के नए नए काम करें, इन्वेस्टमेंट करें और लोगों का विश्वास बैंकों पर बना रहे, बैंकों की स्थिति सुचारू रूप से चलती रहे ताकि अर्थव्यवस्था ग्रोथ करे। इन सभी चीज़ों को कौन नियंत्रित और नियमित कर रहा है? RBI। इसीलिए उसे क्या कहा जा रहा है? बैंकों का विनियामक। यानी कि बैंकों को वो क्या करेगा? विनियमित करेगा। उनकी सुरक्षा, उनकी समृद्धि, उनके कार्य पद्धति, हर चीज पे किसका नजर है? RBI का। समझ में आ गया? नेक्स्ट हेडिंग है आपका विदेशी मुद्रा का प्रबंधक। विदेशी मुद्रा का प्रबंधक मैनेजर ऑफ फॉरेन करेंसी। इसमें नोट कीजिएगा, अभी तो है 2-3 मीटिंग करवा दे मीटिंग नहीं
छुट्टी कर दें? ठीक है, तो ये करवा के फिर कल हम और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। RBI के क्या क्या और काम हैं उनको डिटेल में, कैसे वो जो मुद्रा प्रणाली है या जो आपका देखती है अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह, ये सब हम कर देखेंगे। ठीक ना, थोड़ा और फास्ट कवर करते हैं, टॉपिक खत्म नहीं हो रहा है। ठीक ना, आप लोग या तो टाइम दीजिए या तो फिर मुझे और तेजी से कवर करने दीजिए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट डे।